बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 2.4 से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, उसका एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ा था, ठीक है। आज के लेक्चर में कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि सर एक सिस्टम हमारे पास कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। बात की समझ आ रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देख ले, इन्होंने लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन का अगर एक सिस्टम आ जाए, सर ये सिस्टम क्या चीज़ होती है? ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस इकट्ठे आ जाए उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहा जाता है। सर जब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस इकट्ठे आ जाते हैं उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन का पूरा एक सिस्टम है, इसमें दो लीनियर इक्वेशन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज ओनली वन सोल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आपने सबसे पहले उस सिस्टम को सॉल्व करना है। अगर उसका एक सोल्यूशन आ जाए, ओनली वन सोल्यूशन, या इसको यूनिक सोल्यूशन भी कहा जाता है, तब भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। या इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाए, तब भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। सर आपने एक सिस्टम को सॉल्व कर लिया और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर यूनिक सोल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाए तो फिर वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। सर क्या मतलब, हमें थोड़ा सा मजीद क्लियर कर ले। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 की तरफ देख ले। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, देख ले। 2x + 2y - z = 4, x - 2y + z = 2 एंड x + y = 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। सर लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है? इक्वलिटी यूज हुए। सिस्टम क्यों है? क्योंकि तीन लीनियर इक्वेशंस इकट्ठे आए हुए हैं, इसलिए ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमने क्या करना है कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको आपने मैट्रिक्स में लिखना होगा। तो पहले मैट्रिक्स में कोफिशिएंट्स आएंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है उसको लिख ले। एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -2, जेड का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सर यहाँ पर तो जेड वेरिएबल है ही नहीं, तो जो वेरिएबल मिसिंग हो उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा। उसकी जगह पर आपने क्या लिखना है? 0 लिखना है। बात की समझ आ रही? तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब वेरिएबल कौन कौन से? तीन वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा, इक्वल टू। अच्छा, फिर तीसरा जो मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसमें कांस्टेंट टर्म्स आएंगे जो कि है हमारे पास 4 2 0 है, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को नाम भी देते हैं। ये पहला मैट्रिक्स को मैं ए का नाम देता हूँ, दूसरा मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा, इसको मैं चलो बी का नाम दे देता हूँ। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब हमें ये शो करना है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना। तो तरीक़ेकार क्या होगा कि सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। क्या बनाएंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इंतहाई आसान है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं ये देख ले। सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स है, इसको आप लिख ले, तो ये बन जाएगा 2 2 -1 1 -2 1 और 1 1 0 आ जाएगा। फिर आपने एक वर्टिकल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह लगाना है, और इसी मैट्रिक्स के साथ ही ये बी वाला जो मैट्रिक्स है जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको भी आपने लिख देना है, 4 2 0 लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए और बी को हमने मिला लिया है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, यानी ए वर्टिकल लाइन और ये जो बी है, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्या करना है? सर इसको सॉल्व करना है, यानी इसको इचुलान फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना होगा। किस में? इचुलान में। और इससे आपने एक्स वाई जेड के
वैल्यूज़ को निकालना होगा। फिर हम देखेंगे कि ये फिर यूनिक सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। देख लें इचुलान फॉर्म में कोशिश ये कर ले कि फर्स्ट रो में अगर 1 क्रिएट हो सकता है तो अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि रो 1 को हम रो 2 के साथ क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि रो 2 में 1 मौजूद है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 - 2 1 और आ जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 2 2 - 1 4। रो 3 अपनी पोजीशन पर 1 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, रो 1 को इंटरचेंज किया रो 2 के साथ। अब तरीक़ेकार क्या है कि सर के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, यानी इस 1 के नीचे मुझे 0 क्रिएट करना है। तो रो 1 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा 1 - 2 1 और 2 अपनी पोजीशन पर। क्या करेंगे, मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे इसके यहाँ पर 0 चाहिए। तो रो 2 को माइनस कर लो 2 रो 1 से, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। जब इधर -2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा ना, तो 2 + 4 से 6 आएगा। इधर -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2, तो -1 और -2 से आ जाएगा -3 और 2 2 4 होता है, लेकिन 4 - 4 से आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सर मुझे ये 1 नहीं चाहिए, इसकी जगह पर 0 चाहिए। तो रो 3 को आप माइनस कर ले रो 1 से, तो 1 - 1 0, 1 माइनस इंटू -2 हो जाएगा ना, तो 1 + 2 से आएगा 3, 0 - 1 से -1 आएगा, 0 - 2 से -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के नीचे तो 0 आ गया। अब करेंगे क्या कि मुझे इस के एंट्री यानी 6 के नीचे भी 0 चाहिए। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें इसको 3 पे डिवाइड कर लूँ तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो डिवाइड कर ले कि नहीं, चलो डिवाइड कर लेते हैं, इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। या 3 पे अगर डिवाइड करूँगा तो ये तो 2 आएगा ना, 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पर मसला होगा, फिर 0 नहीं, तो नहीं 3 पे डिवाइड नहीं करते। चलो ये वैसे ही लिख देते हैं, रो 1 और रो 2 को लिख देते हैं, चेंजेस तो वैसे भी रो 3 में करने हैं ना। तो यहाँ पर फिर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 ज़ा 6 और 6 - 6 से 0 आएगा। यस, तो इस तरह कर लेते कि 1 - 2 1 और 2 अपनी पोजीशन पर, रो 2 भी अपनी पोजीशन पर, 0 6 - 3 0। करेंगे क्या, सर मुझे ये 3 नहीं चाहिए, इसकी जगह पर 0 चाहिए। तो आप कर ले कि 2 रो 3 कर ले माइनस रो 2 कर ले, मतलब कि रो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले और फिर रो 2 से माइनस कर ले। तो देख ले 0 - 0 से 0 आएगा। यहाँ पर जब 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 3 ज़ा 6 आएगा और 6 - 6 0। जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा -2 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो -2 और +3 से, -2 + 3 से 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करें तो -4 आएगा, -4 और -0 से -4 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं। के एंट्री के नीचे 0, के एंट्री के नीचे 0। यस, ये तो इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको वापस हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख ले, इसको जब इक्वेशन में लिखेंगे यानी लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे तो ये बनेगा x - 2y + z = 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट मैट्रिक्स था, उसको हमने सोल्व किया। तो ये राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर्स है इसके साथ वेरिएबल भी लिख ले। ठीक है, तो 1x - 2y + z हो जाएगा, फिर 0x + 6y - 3z बनेगा। तो 0x लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देते 6y - 3z = 0। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। अच्छा, तीसरे यहाँ पर रो में देख ले 0x 0y, उसको छोड़ दे, यहाँ पर 1 है तो z के साथ 1 आएगा यानी 1z, लेकिन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ आ जाएगा z = -4। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दे। हमारा टारगेट क्या है कि सर हमें इन वेरिएबल्स x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख ले z की तो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो गई है, z = -4, z की क्या वैल्यू आ रही है -4। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप पुट कर ले। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट ये क्या बनेगा, 6y - 3, z की वैल्यू -4 है = 0। तो इससे आ जाएगा 6y माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 6y = -12 हो जाएगा।
सर हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें ये 6 नहीं चाहिए, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड पे जब 6 डिवाइड होगा तो -12 डिवाइड बाय 6 से आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। किसकी वैल्यू रह गई है? x की वैल्यू रह गई है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1 में पुट कर ले। सो इक्वेशन 1 implies that x -2, y की वैल्यू क्या है? -2 है, प्लस और z की वैल्यू क्या है? -4 है, इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस +4 और -4 इक्वल टू 2। तो +4 -4 तो कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो आपने x y z दोनों की तीनों की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है। बात की समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए चूंकि इस सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है और z की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सिंस द सिस्टम हैज़ ए सोल्यूशन, इस सिस्टम का सोल्यूशन आया है, तो ये क्या बन जाएगा? इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? सो इट इज ए कंसिस्टेंट सिस्टम, सो इट इज कंसिस्टेंट, आप इस तरह लिख ले और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल 2 की तरफ देख ले। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमें एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू चाहिए और फिर इन वेरिएबल्स को देखते हुए हमने ये फैसला करना होगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिख ले, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देख ले एक्स वाई जेड के जो कांस्टेंट थे, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट्स जो थे, एक्स वाई जेड वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, दूसरे मैट्रिक्स में वेरिएबल लिख दिए और तीसरे मैट्रिक्स में कांस्टेंट लिख दिए, कांस्टेंट जो टर्म्स थे। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ये एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी ए मैट्रिक्स के साथ इस बी मैट्रिक्स को भी इकट्ठे लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर इस मैट्रिक्स को हमने इचुलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए। तो रो 1 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सर इस 1 के नीचे मुझे ये -1 नहीं चाहिए, इसको 0 करना होगा। कैसे 0 करेंगे? कि आप रो 2 को ऐड कर ले रो 1 के साथ। क्या कर ले? रो 2 को ऐड कर ले रो 1 के साथ। तो -1 + 1 0, -1 और -2 से आ जाएगा -3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख ले 1 के नीचे ये रो 3 में भी 1 है ना, इसको भी मुझे 0 करना है, तो इसलिए आप रो 3 को माइनस कर ले रो 1 से। 1 - 1 0, -5 और जब -2 को माइनस करेंगे तो ये +2 बनेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। तो -5 और +2 से आएगा -3, 4 - 1 3, 5 - 2 से भी आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करेंगे देख लें। रो 1 और रो 3 अपनी पोजीशन, सॉरी रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 1 - 2 1 2 और 0 - 3 3 3। मुझे रो 3 में चेंजेस लेकर आए क्योंकि के एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, तो -3 है, यानी यहाँ पर ये जो रो 3 में -3 इसको हम 0 करेंगे। तो आप क्या कर ले? रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से। 0 - 0 0, -3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 से तो ये 0 बनेगा, बिकॉज -3 + 3 0 हो जाएगा। 3 - 3 0, 3 - 3 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करेंगे? इसको वापस इक्वेशन में लिख ले। नाउ तो ये बनेगा आपके पास x - 2y + z = 2। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। इस तरीके से सेकेंड जो रो है इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले, तो ये बनेगा -3y + 3z = 3। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। अच्छा, तीसरे रो में तो कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, तमाम ये तो ज़ीरो रो है ना,
लेकिन अगर आप देख ले इक्वेशन 1 में मैंने x से स्टार्ट किया था, x वेरिएबल से, x y z। इक्वेशन 2 में हमने y से स्टार्ट किया था, y z। तो इक्वेशन 3 को हम z से स्टार्ट करेंगे। यानी मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 0z इक्वल टू 0, और इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। पहले इक्वेशन को x से स्टार्ट किया, दूसरे को y से और तीसरे को z से। तो 0z इक्वल टू 0। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मुझे x y z की वैल्यू चाहिए। सर अगर आप यहाँ पर देख लेना, z में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर ले तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। चाहे आप 0 पुट कर ले, 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाए, या -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाए, तो तमाम z की तमाम वैल्यूज़ पर ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई होगा। तो z की जो वैल्यू होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट z जो है वो किसके बराबर है? t के बराबर है। सर ये t क्या चीज़ है? वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। t जो है रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। यानी हमने जनरली इसको सपोज कर लिया कि z की जो आंसर आ रहे हैं वो t आ रहे हैं, और t कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, और -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक। तो जनरली इसका आंसर हो जाएगा क्या? z की वैल्यू मैंने t ले ली है। अब मुझे y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो आप यहाँ पर लिख ले इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन 2 क्या बनेगा? देख ले, z की वैल्यू तो t है ना, तो ये बनेगा -3y + 3, और z की जगह पर t पुट कर ले इक्वल टू 3। तो आप इससे 3 कामन ले सकते हैं, बल्कि एक काम कर लेते हैं, -3 कामन ले लेते हैं। तो ये बनेगा y - t इक्वल टू 3, ठीक है। तो मुझे तो -3 नहीं चाहिए ना, डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो y - t 3 डिवाइड बाई -3 आएगा। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देख ले आप, यहाँ पर आ जाएगा y - t, और 3 बाई -3 से -1 आएगा ना। तो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये बन जाएगा, ये t को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये बनेगा -1 + t बनेगा। क्या बनेगा? -1 + t। तो y की वैल्यू आएगी -1 + t आ जाएगी। z की वैल्यू भी फाइन हो गई, y की वैल्यू। इसी तरीके से x की वैल्यू भी फाइन करने, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, तो ये बनेगा x - 2, और y की वैल्यू क्या है? -1 + t। z की वैल्यू क्या है? t है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। देख ले इक्वेशन 2 में सॉरी इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यूज पुट कर ली है, ठीक है। अब इससे x की वैल्यू निकालते हैं। x -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस -2t + t इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देख ले x + 2 -2t और प्लस t से आता है -t इक्वल टू 2। तो सर मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये बाकी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये बनेगा 2 - 2 + t बनेगा। तो +2 - 2 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी t। तो z की वैल्यू भी t आ रही थी और x की वैल्यू भी t आ गई, और y की वैल्यू -1 + t है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं z की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, z की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। अगर मैं t की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर z की वैल्यू 2 बन जाएगी। 2 पुट करेंगे तो -1 + 2 से 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू भी 2 होगी। तो इस तरीके से इसके कितने सोल्यूशन बन सकते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं। सर हमें समझ नहीं आ रही है, तो देख ले मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मज़ीद। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख ले, मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन करा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि सर ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देख ले, हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था, आपसे कहा जा रहा था कि इसको सॉल्व कर ले, सोल्यूशन फाइंड कर ले। जब मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आ गई। देखिए सोल्यूशन का मतलब ये होता है ना कि वो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। क्या मतलब सर? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर पुट t = 0 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आएगी -1 + 0 से -1 आएगा, z की वैल्यू आएगी 0। तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये भी है, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर ले तो ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? देख ले, थोड़ा सा देख ले।
पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन इम्प्लाइज डेट, जरूरी नहीं कि इक्वेशन वन में पुट कर ले, आप इक्वेशन टू में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन थ्री में, तीनों पर ये सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगा। यहाँ पर एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले 0 - 2, वाई की वैल्यू आएगी -1, जेड की वैल्यू क्या है वो भी 0 है, इक्वल टू 2। तो इससे क्या आ जाएगा माइनस इंटू -2, तो इससे आएगा 2 = 2। तो देख ले इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टी की जगह पर पुटिंग t = फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं लेता हूँ -5 लेता हूँ, चलो -5, क्योंकि रियल नंबर है ना, t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी फिर -5 आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -1 - 5 से आएगा -6, चलो यहाँ पर डायरेक्ट -6 लिख देते हैं, -6, और z की वैल्यू भी आएगी -5। तो अब इसको कहाँ पर पुट कर ले, इक्वेशन 1 2 3 जो भी आप पुट करना चाहते, तो चलो इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो x की वैल्यू क्या है -5 है, तो -5 मैंने पुट कर लिया, y की वैल्यू है -6 + 2, z की वैल्यू -5 है, इक्वल टू 1। तो इससे आएगा 5 + 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इक्वल टू 1। तो देख ले 5 + 6 से 11 आ रहे हैं, 11 - 10 1 के बराबर होते हैं, तो 1 = 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और अगर एक सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाते हैं। इससे पहले यूनिक सोल्यूशन आया था, वो भी कंसिस्टेंट कहलाता है, और ये यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आए, तो इस वजह से इसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द सिस्टम, या इस तरह लिख ले कि एज द सिस्टम हैज, आप इस तरह लिख ले कि एज द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली many solution, therefore the system is consistent। ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सर आपने कंसिस्टेंट पर तो 2 एग्जांपल कर लिए, इनकंसिस्टेंट पर भी कोई एग्जांपल कर ले। अच्छा जी, खफा ना हो, अभी मैं इनकंसिस्टेंट पर करता हूँ, ठीक है जी। देख ले एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देख ले। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, अब आगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया, यानी इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट मैट्रिक्स लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमने इचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उससे XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो K एंट्री के नीचे 0 होना चाहिए, मुझे -2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 0। तो चेंजेस रो 2 में आएंगे ना, तो रो 2 को आप ऐड कर ले 2 रो 1 से। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देख ले जब 2 मल्टीप्लाई होगा रो 1 के साथ, तो -2 + 2 0 बन जाएगा, -2 + 2 0। अच्छा यहाँ पर भी रो 1 के साथ चूंकि 2 मल्टीप्लाई करना है तो -4 आएगा, 5 और -4 से 1 आता है, इधर 2 मल्टीप्लाई करें 2 3 या 6, -4 और 6 से आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर देख ले 2 मल्टीप्लाई करना है तो -2 + 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रो 3 में देख ले 1 है, तो मुझे 1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो आप क्या कर ले, रो 3 को माइनस कर ले रो 1 से, 1 - 1 0, -4 - 2 -6, -1 और -3, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, -4, और यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी एक माइनस मौजूद है और माइनस भी करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो -4 + 2 बनेगा, -4 + 2 से आएगा -2 आएगा, ठीक है ना, और -1 और -3 से बनेगा -4, 0 - 5 से आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देख ले हम इसको 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, रो 3 को पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलो 2 पर डिवाइड करते हैं, यस। तो रो 1 और रो 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 1 - 2 3 1, रो 2 है 0 1 2 0। इस तरह कर ले कि यहाँ पर आप लिख ले 1 या -1/2 ले ले, चलो रो 3 को डिवाइड कर ले -2 पर, इसका मतलब ये है, तो 0 जब -2 पे डिवाइड होगा 0, -2 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, -4 -2 पे डिवाइड होगा 2 आएगा, 4 जब -2 पे डिवाइड होगा
2 आएगा। बात की समझ आ रही है? जी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, के एंट्री के नीचे 0 चाहिए, मुझे इस 1 नहीं चाहिए, 1 की जगह पर 0, तो चेंजेस रो 3 में आएंगे ना, तो रो 1 और रो 2 तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। 1 - 2 3 1 और 0 1 2 0। रो 3 में देख ले, रो 3 को माइनस कर ले रो 2 से, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, -2 - 0 से -2 आएगा, तो इचुलान फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। नाउ अब इसको थोड़ा सा आप लिख ले, लीनियर इक्वेशन में वापस कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके साथ वेरिएबल भी लिख लेना, तो ये बनेगा x - 2y + 3z = 1। 1x बने, सॉरी x की वैल्यू तो 0 है, यहाँ पर बनेगा y + 2z = 0। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, ये बन जाएगा इक्वेशन 2। और चूंकि इक्वेशन 1 को हमने x से स्टार्ट किया था, यहाँ पर y, तो ये यानी 0x 0y 0z है ना, तो हम z से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0z = 2 और कांस्टेंट कौन सा है, -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से देख लें तो आपको समझ आएगी कि सर इक्वेशन 3 में आप z की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। उसकी वजह ये कि z की जगह पर अगर मैं 1 पुट करता हूं, वो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल टू -2। z की जगह पर आप 10 ले ले, वो 10 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 × 10 से वापस 0 आएगा, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू -2। तो हम z की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इस इक्वेशन 3 का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो जब इक्वेशन 3 का सोल्यूशन नहीं है, z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर y की वैल्यू भी फाइंड नहीं हो सकती। जब y की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, तो फिर x की वैल्यू भी फाइंड नहीं हो सकती। बात की समझ आ रही है ना? तो इसलिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। इट हैज़ नो सोल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बस आप यहाँ पर लिख ले, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम क्या बन जाएगा, इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का इसका मतलब यह होता है कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो। तो सर इसका एक सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, और वो सारा मसला इस z की वजह से आया। z वेरिएबल का आंसर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो राइट हैंड साइड में -2 इससे नहीं आ सकता, क्योंकि z की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वापस 0 आएगा, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।